एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था। देन उसके आगे हमें प्रोसीड करना है फ्रॉम पार्ट 4 ऑनवर्ड्स। जय हिंद सभी को। साक्षी, विशाल, सचिन, आनंद, रेमन, आकांक्षा, विशाखा कुमारी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग का पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था और हमें स्टार्ट करना है पार्ट 4 ऑनवर्ड्स। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोगों ने पार्ट 1, 2 एंड 3 में क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हम लोगों ने एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 टॉपिक्स पढ़े थे, है कि नहीं। वो 4 टॉपिक्स मतलब 4 आर्टिकल थे इसमें, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। देन हमारा पार्ट 2 आया था। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, या फिर चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था, सिटीजनशिप। और इसमें हमें मेनली क्या देखना था कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, जरा कमेंट में बताएंगे। अनलाइक इन यूएसए जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, और इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। देन हम लोगों ने पार्ट 3 देखा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट वाज रिगार्डिंग दी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 ऑनवर्ड से लेकर, यानी 12 से लेकर 35 यानी 35 तक दिया हुआ था। तो ये बात गेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डीपीएसपी जो कि हमारा अगला टॉपिक है, दैट वुड बी दी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा भाग 4 संविधान का। और ये आर्टिकल की अगर हम बात करें तो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होगा, तो 35 से खत्म हुआ था फंडामेंटल राइट में। तो पार्ट 4 डीपीएसपी हमारे स्टार्ट होंगे आर्टिकल नंबर 36 से, अनुच्छेद 36, और कहां तक जाएंगे, आर्टिकल नंबर 51 तक, अनुच्छेद 51 तक हमें यहाँ पे जाना है। फंडामेंटल ड्यूटीज हम डीपीएसपी के बाद देखेंगे, फिर देखेंगे वो कौन सा पार्ट है और वो कौन सा आर्टिकल से एसोसिएटेड है। लेकिन सबसे पहले जो हम पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज डीपीएसपी, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और ये डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये है क्या, पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि नाम से समझ नहीं आ रहा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बड़ा अजीब सा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो ये हमारी सरकार जो होती है उनको निर्देश दिए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने, कि भाई आपको भारत को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, भारत के लोगों के लिए ये करना है। तो ये डीपीएसपी है। ये एक तरह के मौलिक अधिकार ही हैं, ये एक तरह के फंडामेंटल राइट्स ही हैं। लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता थी, संविधान निर्माताओं को भी पता थी कि ये चीज, क्योंकि अभी हम लोग फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, यानी कि क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक लूट की है। दैट वॉज कंप्लीट लूट, प्लंडरिंग की है। ठीक है। तो उस प्लंडरिंग के बाद, उस लूट के बाद हमारे गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होने वाला सारी चीज़ों को एकदम स्मूथली कैरी ऑन करना है, फिर सबको सब कुछ देना, सबको रोजगार दे देना। ठीक है। सब कुछ मतलब एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट करने की तरफ ये बात करता है। ठीक है। ये एक आइडियल सोसाइटी, लिखना नहीं आइडियल सोसाइटी वाला चीज़। ठीक है। तो आइडियल सोसाइटी बनाना चाहता है। ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्योंकि पता था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आइडियल सोसाइटी तुरंत क्रिएट की जा सके, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको फंडामेंटल राइट्स के अलावा रखा। मैंने कि इनको बोल सकते हैं नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। अब ध्यान से समझिएगा नॉन जस्टिसिएबल राइट्स क्या होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स का मतलब क्या, हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, मौलिक अधिकार, उसमें बताया था ये जस्टिसिएबल है, कोर्ट में आप जा सकते हैं। जल्दी से बताइए कौन से आर्टिकल। पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता कहां से ली, तो वो यूके से लिया, ब्रिटेन से लिया। और अगर जो भी मैंने आपसे पूछा कि जस्टिसिएबल है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके थ्रू हम जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रेट इशू कर सकता है, और ऐसे ही हम सिमिलरली हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये फंडामेंटल राइट है। तो ये जस्टिसिएबल कैटेगरी में आते हैं। बट डीपीएसपी हमारे नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आप समझ गए हैं क्या, अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कौन कौन से डायरेक्शन दिए गए। तो ये है क्या, डायरेक्शंस टू दी स्टेट, यानी जो राज्य है उसको निर्देश दिए गए हैं। अब ये राज्य है क्या, ये राज्य का मतलब क्या है, वो हमें आर्टिकल नंबर 12 से पता, सॉरी आर्टिकल 12 बोल रहा हूं, 12 में फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था। अनुच्छेद हमने पढ़ा था कि 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन आर्टिकल 12 क्या बोल रहा था, वो डिफाइन कर रहा था स्टेट को। आर्टिकल 13 क्या बोल रहा था, एनी लॉ व्हिच इज इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। उसी तरह आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी दिया हुआ है। आर्टिकल 36 में ऐसा कोई डीपीएसपी नहीं है, बस ये स्टेट को डिफाइन कर रहा है। और यहां पे स्टेट का डेफिनेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है सेम एज इन आर्टिकल नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 12 में जो डिफाइन किया गया था, उसी तरह से वही सेम मीनिंग है स्टेट का यहाँ पे भी है। डीपीएसपी में जो आप स्टेट आगे देखोगे वो सेम मीनिंग है जो आर्टिकल 12 हमने देखा था। क्या देखा था आर्टिकल 12 में, स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज दैट इज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, एलआईसी, ओएनजीसी, सब कुछ। यही मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 12 में जब भी इस तरह से अगर कभी पूछ लेगा आर्टिकल 12 में क्या क्या आता है, तो सब कुछ ऑल ऑफ दीज मार्क करना है आपको। ऐसे आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 37 क्या बोलता है, अनुच्छेद 37, ये यही बोलता है कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी ये वाद योग्य नहीं है, इनके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हो राइट सीक करने के लिए। इज दैट क्लियर, जो भी मैंने यहाँ पे आपको चीज बताई कि ये नॉन जस्टिसिएबल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। डीपीएसपी की अगर बात करें, अब डीपीएसपी की कुछ बेसिक्स यहाँ पे जान लेते हैं कि डीपीएसपी क्या करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया एक आइडियल सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसको आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि दे सीक टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, यानी ये वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, लोक हितकारी राज्य इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। वेलफेयर स्टेट, तो ये आपको एकदम रट्टा मार लेना है किस चीज का, कि व्हाट दे सीक टू स्टैब्लिश। तो दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। नाउ एक सेकंड, क्या हो गया, अभी ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि दे सीक टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कुछ कमेंट्रीज हुई थी। याद करिए जब हम लोग इंडिया का फेडरेशन पढ़ रहे थे, संघवाद पढ़ रहे थे, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कुछ कमेंट्री मारी थी ना उसमें,
क्या कमेंट्री मारी थी हमारे इंडियन फेडरेशन पे? ग्रैनविल ऑस्टिन की कमेंट्री देखी थी और किसकी देखी थी? केसी वियरे की कमेंट्री देखी थी। दोनों ने क्या बोला था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बोला था ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डीपीएसपी को इसको इसने डीपीएसपी को लेकर बोला दीज आर कंसियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का एक तरह से दिमाग, एक तरह से बोल सकते हैं संविधान की समझ, ठीक है, कॉन्सियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ये कमेंट्री आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनका ये मानना था कि हमारे नोवेल फीचर्स हैं, ठीक है, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे उनका क्या मानना था कि ये नोवेल फीचर्स यानी कि नवीन विशेषताएं, दीज आर दी नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर दी नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अम्बेडकर का मानना था। और एक चीज ध्यान रखना कि दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको निर्देश दिए गए थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है। तो क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो बोरो किया है उसमें सबसे ज्यादा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर एक्ट का है, ठीक। तो वहीं से एक तरह से हमने बोल सकते हैं कि हम उठाएं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, ये प्योरली यहां से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये कॉन्सेप्ट अगर बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया है आयरलैंड से, ठीक है। ये हमने कहां से बोरो किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को एक तरह से बोरो किया है। और जल्दी से रिकॉल करिए आयरलैंड से हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या हम लोगों ने बोरो किया और वो किस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था आयरलैंड के संबंध में। तो आयरलैंड को हमने इस तरह से याद किया था, आर ई और डी रेड करके याद किया था। तो आर से था नॉमिनेशन इन दी राज्यसभा, ई से इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और डी से डीपीएसपी। ये हम लोगों ने आयरलैंड से बोरो की हैं चीजें। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? और एक चीज और नोट कर लो, हाँ, दे सीक टू स्टैब्लिश, ठीक है, दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट देख लिया था ना दे। और एक चीज और यहाँ पे और लिखो, दे सीक टू स्टैब्लिश, और वही स्टैब्लिश आप बोल सकते हो कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं कौन? डीपीएसपी। जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात करते हैं कौन? डीपीएसपी। और राजनीतिक लोकतंत्र की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार बात करते हैं। ये हमारे बेसिक्स ऑफ डीपीएसपी। अब हम डायरेक्टली घुसेंगे किसमें? डीपीएसपी में। और यहां पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि डीपीएसपी आपको आर्टिकल सहित क्लास में ही याद हो जाएगा। आर्टिकल जितने भी हैं, अभी हम 36 देख लिया, 37 देख लिया, ठीक है। 36 स्टेट को डिफाइन करता है, 37 बोलता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, वाद योग्य नहीं है, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब जितने भी 38 से लेकर 51 तक आएंगे आपको तुरंत क्लास में याद होंगे। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज जो देखेंगे वो भी आपको क्लास में याद हो जाएंगे, ठीक है। और केसी वेरे ने क्या बोला था? हमने देखा था केसी वेरे ने इंडियन फेडरलिज्म को क्वाज़ी फेडरल बोला था, ठीक है। ओके, सिट स्टेट एंड डीप ब्रीथ, बिल्कुल ठीक है। जे फॉर जेड, अभी वो सारी चीज़ें देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, रुक जाओ। ओके, ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिराज, आप मेरे सपने में आए थे। तो अब ये जो डीपीएसपी है हमारी, आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी क्या है? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो कहीं पे भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सोशलिस्टिक यानी समाजवादी, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है। बट ये हम अपने पढ़ने के, ठीक है, यानी कि सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 कैटेगरी में। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में भी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, वैसे समझ लो, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं क्योंकि इस पर भी आई थिंक क्वेश्चन बन गया था कि कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और वो क्या क्या है। तो सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल है क्या, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली हमारी डीपीएसपी 36 देख लिया, ये डिफाइन करता है स्टेट को। 37 क्या करता है? ये बोलता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, सिंपल। अब 38 से लेकर अपन को 51 तक याद करना है। क्या करना है? याद करना है। याद करवाते हैं फिर। एक लोअर डिवीजन क्लर्क है, एक लोअर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है। या फिर ऐसे इसको याद करो कि देखो, लोगों का कल्याण पढ़ रहे हैं ना, वेलफेयर स्टेट पढ़ रहे हैं डीपीएसपी में, तो सबसे पहले क्यों ना वेलफेयर से स्टार्ट करते हैं कि लोगों का वेलफेयर किसी ने तो किया होगा, किसी ने तो सबसे पहले इनिशिएटिव लिया होगा कि लोगों का वेलफेयर करते हैं, ठीक। तो लोगों का वेलफेयर करने का जो सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था वो एक एलडीसी था, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क ने लिया था, ठीक है। किसने लिया था? एक लोअर डिवीजन क्लर्क ने लिया था जो पीएचसी में काम करता था, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर था एक, उसमें वो काम करता था। तो उसने क्या सोचा? उसने प्रण लिया कि मैं लोगों का क्या करूंगा, भला करके रहूंगा, यानी लोगों के लिए, लोगों को मैं न्याय दिलाऊंगा और लोगों के लिए कुछ ना कुछ पहले उनके लिए रोजगार स्थापित करूंगा, और सारी चीजें उसने सोच रखी थी अपने दिमाग में। तो सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने डिसाइड किया कि भाई अगर मुझे कुछ भी करना है तो सबसे पहले जो लोग आपस में लड़ रहे हैं इनको पहले तो लड़ाई इनकी खत्म करनी होगी, यानी कि सबसे पहले तो मुझे फ्री लीगल एड देना होगा इनको। क्या देना होगा? लीगल एड। लीगल एड आप समझते हैं ना कि एक तरह से जैसे फ्री में वकील दे दिया ताकि आपस में ये लोग अपना जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो सुलझ सकें इनके, ठीक है। ये फ्री लीगल एड देने के बाद उसने क्या सोचा कि ठीक है, अब इनका लड़ाई झगड़ा तो शांत हो गया। अब इनके लिए उसने क्या सेटअप किया? पंचायत, यानी कि गांव में पंचायत सेटअप की ताकि सबके ओपिनियन लिए जा सके कि भाई अब आगे क्या करना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि भाई काम तो बहुत जरूरी है, तो लोगों को काम चाहिए, तो इसने लोगों को क्या किया? काम दिलाया। ये जो एलडीसी था उसने लोगों को काम दिलाया। जब काम दिलाया इसने, ठीक है, काम आप यानी कि ऐसे समझ लो कि गांव है, गांव के आसपास फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे काम दिला दिया। लेकिन जब काम दिला दिया तो इसने एक नोटिस किया कि ऐसे में काम दिला के इनको छोड़ के चला जाऊंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मालिक है वो इन पे क्या करेगा, मतलब 12-12 घंटे काम करवाएगा, ठीक है, 15 घंटे काम करवाएगा, ऐसे गंदगी में काम करवाएगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस भी मेंटेन करवानी है, ये मुझे देखना है। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस का मतलब है कि जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां की कंडीशंस सही हैं या फिर नहीं है, ठीक है। कंडीशंस तो सही हो गई, लेकिन
क्या होगा अगर इनको सैलरी ही नहीं मिलेगी? आर्टिकल 23 याद करो, बेगारी बलात् श्रम, कि भाई मजदूरी तो करवाई जा रही है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा, या फिर जितना मतलब मेहनताना है उनका उतना नहीं दिया जा रहा है। तो यानी कि उनको हमें क्या करना है, एक लिविंग वेज भी सिक्योर करना है उसने सोचा, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। और जो उसने सोचा मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो कैसे मैं इंश्योर करूं कि मेरी बार बार जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो बार बार तो नहीं आ सकेगा, फिर से ये सिस्टम ना चालू हो जाए कि गंदी कंडीशन में काम करवाया जाने लगा और उनको पैसा ना दिया गया। तो उसके लिए उसने एक चीज इंश्योर कर दी जो बहुत अच्छी थी, एंड दैट वाज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसका मतलब क्या हुआ? इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसका मतलब ये होता है कि आपने यूनियन सुने होंगे कि भाई फैक्ट्री का ये यूनियन है और वो वहाँ पे वर्कर्स का यूनियन होता है। अगर उनको कुछ बात रखनी होती है तो यूनियन स्ट्राइक पे चला जाता है कि आज हम काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे फुलफिल करो। तो जो भी मैनेजमेंट होता है इंडस्ट्री का कि भाई इंडस्ट्री में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन उसने इंश्योर कर दिया। ठीक, और कैसे इंश्योर किया कि भाई उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सहकारी समिति बना दी और उससे उसने इस चीज़ को इंश्योर कर दिया। अब हमें सारे डीपीएसपी टिल आर्टिकल नंबर 43A याद हो चुके हैं। कैसे? आर्टिकल 38 बोलता है, अनुच्छेद 38, इट ऑथर, अभी मैं हिंदी में भी बता दूंगा, आपको चिंता न करिए, ठीक है। इट ऑथराइजेज द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे ये वेलफेयर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 39 इज एलडीसी गोज टू पीएचसी। अभी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और पब्लिक हेल्थ सेंटर तो हमने याद करने के लिए बनाया था, बट एक्चुअली आर्टिकल नंबर 39 बहुत बड़ा है। आर्टिकल नंबर 39 में कितने क्लॉजेज हैं? 6 क्लॉजेज हैं, और उसको याद करने के लिए एलडीसी और पीएचसी है। अभी सारी चीजें आराम से सेटल डाउन हो जाएंगी, बस सुनते रहना। एल से है यहाँ पे लाइवलीहुड, डी से है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सी से है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है, एलडीसी गोज टू पीएचसी, पी से है पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि पे फॉर इक्वल वर्क बोथ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी कि ऐसे समझ लो कि अगर फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आदमी और औरतों के लिए समान होना चाहिए, अगर समान काम है तो समान उनको वेतन भी मिलना चाहिए। पीएचसी, पी हो गया, एच का मतलब क्या? हेल्थ, तो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन एंड वुमेन। सी से क्या होगा? सी से होगा चिल्ड्रन आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। तो एलडीसी पीएचसी से मैं आर्टिकल नंबर 39 के सारे याद हो गए। अब इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ ये है क्या। लाइवलीहुड, और दैट द सिटीजंस मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, ठीक है, जीविका इन द सेंस कि काम, सबको काम का अवसर होना चाहिए। ये क्या है? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रिब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई जैसे कि एक ही कुछ लोगों के हाथ में सारे मटेरियल रिसोर्सेज ना हाथ में आ जाए, सबका पब्लिक ओनरशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अडानी अंबानी इन्हीं के हाथ में बस पूरी ओनरशिप आ गई, ऐसे में खतरे में हो सकती हैं चीजें। कंसेंट यानी एक तरह से अगर हम देखें तो इनको हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में रख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ये समाजवादी चीजें हैं। दो तरह की चीजें होती हैं, तो सोशलिस्टिक होती है और एक होती है कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, वहां पे सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पे फोकस होता है, लोगों का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर। सोशलिस्टिक में क्या होता है? लोगों का भला देखा जाता है कि भाई लोगों के तक सबको एक तरह से समान अवसर मिले। कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब वही है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ हाथों में पूरा पैसा चला जाए, यानी कि बहुत ज्यादा समाज में असमानता ना हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आप समझ गए होंगे। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स भी ऑब्वियस है, एंड चिल्ड्रन आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज, यानी कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज मिले उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। ठीक, बहुत ज्यादा मैं डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है ताकि स्पेसिफिक अगर आर्टिकल पूछे तो मैं याद आ जाए। ठीक है, वैसे ये तो इतना भी स्पेसिफिक नहीं पूछेगा आर्टिकल नंबर 39 सी में क्या और डी में क्या, पूछ भी लेगा तो भी तुम आंसर कर दोगे। तो मैं एलडीसी गोज टू पीएचसी याद है इसलिए, ठीक है, कीवर्ड ये पक्का होगा। लाइवलीहुड होगा अगर वो 39A है, 39B है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ, चिल्ड्रन, ये पक्का होगा। ठीक है, तो भी आप आंसर कर सकते हो अगर आर्टिकल नंबर 39 में भी वो घुस जाए तो भी। लीगल एड क्या है? लीगल एड से है फ्री लीगल एड टू द पुअर। यहाँ पे आप देखिए 39, यहाँ पे होगा 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो गरीब है, कोर्ट में अगर उसका कोई केस चल रहा है तो उसके पास इतना पैसा नहीं खुद को रिप्रेजेंट कर सके, तो उसको तो ऐसे न्याय मिलेगा नहीं, तो उसको लीगल एड हमें देनी है। और हमारी गवर्नमेंट ने करके रखे हैं, काफी सारे प्रोविजंस हैं, काफी सारे प्रोविजंस करके रखे। जैसे अभी अगला है, अभी मैंने अगला क्या बताया? पंचायत वाला, उसने पंचायत को गठन किया, तो अगला वाला आर्टिकल नंबर 38 39 लीगल एड क्या? 39A है, 40 मत मार्क कर दें इसको गलती से, ये 40 है। ये क्या? अभी हम देखेंगे 41, इस तरह से भी आगे बढ़ेंगे। तो 40 क्या है? ये बोलता है कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी है आपको, और हमारी गवर्नमेंट ने 73rd अमेंडमेंट किया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जिससे किसने 11वीं अनुसूची को जोड़ा, 11वीं शेड्यूल को जोड़ा, जिसने कि इसको 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया हर स्टेट में कि आपको सेटअप करना ही करना है। वैसे भी हमने पंचायत चैप्टर अलग से पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि 73rd अमेंडमेंट को फिर हमने एनफोर्स किया 24 अप्रैल। तो आज का जो मैंने करंट अफेयर का रील डाला था, ठीक है, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारी 24 अप्रैल है क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 24 अप्रैल 1993 को ही 73rd अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस यानी पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? तो इसलिए 24 अप्रैल आपका इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपका स्वामित्व स्कीम, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, जो स्वामित्व स्कीम है उसको भी अवार्ड मिला। ये स्कीम 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी, रूरल प्रॉपर्टी को लेकर स्कीम है ये। ठीक है, फिर आते हैं अगला क्या था हमारा भाई, उनको वर्क सिक्योर करना, राइट टू वर्क, आर्टिकल 41 हो जाएगा, यानी उनको सबको काम होना चाहिए, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस होनी चाहिए। फिर अगला क्या था हमारा? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, देख लीजिए, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर 42 भी याद हो गया। फिर उसके बाद क्या था? लिविंग वेज सिक्योर करना है, इससे कि भाई अपना जीवन यापन भी कर सकें। पता चला कि पूरे दिन मजदूरी करवा के 80-100 रुपए 150 रुपए में क्या ही होगा, तो लिविंग वेज सिक्योर करना है। उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये 42 हो गया, ये 43 हो गया, ये अब आ जाएंगे अगला वाला पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन भी सिक्योर करना है। तो 43A है अनुच्छेद 43 का, ठीक है, 43A इसको बोल सकते हैं। हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि
ये तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। 41 की अगर बात करें तो एक तरह से कुछ मामलों में, अगर ये 41 क्या है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि हो जाएगा कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 है आपका प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, तो काम और एक तरह से इसमें आपका मैटरनिटी लीव भी है। ये मैटरनिटी लीव क्या होती है, तो ये जो प्रसूति होती है, ठीक है, जो मातृत्व, जैसे कि मान लो कि कोई वुमेन है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है तो अभी काम नहीं कर सकती है, तो उसको मैटरनिटी लीव बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसको जॉब से निकाल देंगे, पैसा नहीं देंगे उस टाइम, तो उसका ये है कि उसको पैसा देना है आपको उस टाइम का, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसके मान लेते हैं कि अभी वो इसी वजह से, ठीक है, जैसे मान लो उसका बेबी हुआ है, उसके वो तुरंत 1-2 महीने बाद नहीं आ सकती है, तो इसको बोलते हैं मैटरनिटी लीव, आपको छुट्टी देनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपको कि काम और मातृत्व के और न्याय और संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान है इसमें। 43 बात करता है लिविंग वेज की। लिविंग वेज मतलब निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 43A हो गया। देन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है 43B। अब ये जो 43A है, B है, 39A है, इनको अमेंडमेंट से बाद में जोड़ा गया था, जिसको हम एक साथ पढ़ेंगे और उसको भी मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, सब याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो 43B जो बात करता है वो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव या फिर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है। सहकारी समिति क्या होती है, मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग, जैसे गांव के कुछ लोग हैं, वो आपस में मिल जाएंगे, अपनी कम्युनिटी बना लेंगे, कुछ पैसा पूल करेंगे, ठीक है, मतलब पैसा डालेंगे और एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, एक इकट्ठा मिलजुल के काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43B तक अभी हमें सारे याद हो गए। अब कोई ऐसा जिसको यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, देन अगली ट्रिक हम बढ़ेंगे 44 से लेकर 51 तक सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो एफर्ट मारना पड़ेगा, जैसे कि फिर से रिवाइज करते हैं। 36 में तो इसको स्टेट को डिफाइन किया गया, राज्य को। 37 में लिखा हुआ है कि वो वाद योग्य नहीं है। 38 की अगर हम बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इट मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल करने की बात हुई, यानी कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत किया है, किसको, स्टेट को। 39 को हमने एलडीसी पीएचसी से याद किया है, एल से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, सी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पी से पे, एच से हेल्थ और सी से चिल्ड्रन। 39A में हमने देखा फ्री लीगल एड टू द पुअर देनी है, विलेज पंचायत को देन ऑर्गेनाइज करवाना है, राइट टू वर्क, ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, लिविंग वेज एंड देन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स और देन फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछ लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैटरनिटी लीव फंडामेंटल राइट नहीं है ट्रैविस द बीट, आर्टिकल 21 के अंदर, 1921 के अंदर। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये पूरी स्टोरी बस आपको दिमाग में बिठा लेनी कि एक एलडीसी तक वो उसने पहले देखो वेलफेयर करना था, तो एक एलडीसी पीएचसी मतलब पीएचसी का एलडीसी आया, उसने सोचा पहले इनका झगड़ा खत्म करवाते हैं, फ्री लीगल एड दिलवाते हैं। फिर पंचायत बोला आओ सभी लोग आओ मिलकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं। तो लोगों ने बोला हमें काम दो, हमें शिक्षा दो, ठीक है, ये बोला अच्छा शिक्षा दो काम दो, तो चलो उसने फैक्ट्रीज वगैरह से बात की, लोगों को काम दे दिया और फिर उसने काम तो दिला दिया, लेकिन वहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस को भी देखा, लिविंग वेज मिल रहा है कि नहीं, और वहाँ का मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में उनका पार्टिसिपेशन करवा के कोऑपरेटिव सोसाइटी वो करके चला गया। अब कहाँ गया वो, कहाँ गया, आर्टिकल 44 को छोड़ दो। आर्टिकल 44 को क्यों छोड़ दो, बिकॉज इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। अनुच्छेद 44 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि किसकी बात कर रहा है, 4 और 4 कितना समान दिख रहा है, तो ये समान आचार संहिता की बात करता है। समान आचार है ना आचार संहिता की बात करते हैं। समान आचार संहिता क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप इसकी चर्चा भी सुनते रहते होंगे, काफी न्यूज में रहता है। इसका मतलब ये होता है हिंदू हो चाहे मुस्लिम, मेल हो चाहे फीमेल, मतलब सबके लिए समान कानून होगा। ऐसा नहीं कि डाइवोर्स का अगर मान लो कुछ केस है तो हिंदू मैरिज एक्ट को लाओ, हिंदू में क्या बोलते हैं, फिर शरिया में क्या बोलते हैं ना, सबके लिए समान होगा, दैट इज कॉल्ड समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए कानून समान होगा। क्लियर, अभी तक तो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट इसकी बात करती है तो वो जरूर आर्टिकल 44 को कोट करती है कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लिखे गए भाई कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, आर्टिकल 45 से थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे। तो ये बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ऐसे समझो वो जो एलडीसी है अभी सब काम करके बच्चों को पढ़ाने गया, जब बच्चों को पढ़ाने गया तो उसने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि ये जो ज्यादातर बच्चे हैं ये एससी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इनके जो माता पिता हैं वो अपना न्यूट्रिशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं और इंटॉक्सिकेंट में लगे हुए हैं, थोड़ा सा दारू वगैरह पीते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये बस याद करने के लिए, ठीक है। तो अगला वाला क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उनका अच्छा नहीं है, और यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट भी ऐड कर लेना, ठीक है। इंटॉक्सिकेंट जो है वो हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अब जब उसने ये चीज़ देखा कि लोग मतलब न्यूट्रिशन खराब है, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट में लगे हो, तो उसने सोचा अगर इंटॉक्सिकेंट कुछ ना कुछ तो ये पिएंगे ही, और न्यूट्रिशन भी इनका खराब है, तो क्यों ना कुछ ऐसा पिलाया जाए कि पीना तो ये पिएंगे तो भाई उससे इनका न्यूट्रिशन भी अच्छा हो जाए। तो उन्होंने बोला एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में लगा दिया इनको, कुछ घर में पैसा भी आएगा, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री करेंगे तो दूध निकालेंगे उसको पिएंगे, ठीक। अब उसने क्या किया कि उसने ये किया कि ठीक है ये तो कर लिया इन लोगों ने, अब इनसे एनवायरमेंट इसने प्रोटेक्ट करवा लिया कि अब सभी लोग एनवायरमेंट मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इनसे अब ये देखो बेसिक नीड फुलफिल हो गई सबकी कि भाई काम मिल गया, रोजगार मिल गया, मैटरनिटी लीव मिल गई, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा बड़ा लेवल का सोचते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो देश के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो किले हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस नेशनल इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक आप याद कर लिया, और फिर मतलब ये 50 के लिए तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ये भी मैं अलग से बता दूंगा। एंड देन ये आर्टिकल नंबर 51 आखिरी है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ऐसे याद कर दो कि 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा के हमने पीस की बात करी, नहीं शांति की बात करी, सिक्योरिटी की बात करी, ठीक है। और अनुच्छेद 50 के लिए ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं है, तो उसको भी अलग से मैं समझा देता हूँ, तो अपने आप वो याद हो जाएगी। दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और एक चीज़ आप लोगों को बोलनी है, जो लोग बैच में हैं, आप लोगों का डाउट सेक्शन खुल गया है, मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ से कैसे एक्सेस करना है, तो जो भी आपका डाउट हुआ करेगा तो तुरंत भेज दिया करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, इसका मतलब क्या, जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। ये बोला दोनों को अलग करना है, क्यों, मैंने आपको बताया था इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है किसके बीच में, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो लॉ को एक तरह से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका जो उस लॉ को उसकी वैलिडेशन को चेक करती है, उसकी वैलिडिटी को चेक करती है एक तरह से कि वो सही है या नहीं है, ठीक। अब क्या होता है जैसे ये दोनों एक दूसरे काम में घुस जाते हैं। मैंने बोला था कि अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, दो कोई भी किसी दूसरे के उसमें डोमेन में नहीं घुस सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है तो सेपरेशन, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है। कैसे, कई बार हमें ऐसे देखने को मिला, जैसे जो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी अपने आप से ही बोल देती है, ठीक है। जैसे मान लो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर काम क्या होता है, लॉ क्रिएट करने का, ठीक है। जुडिशरी बोल देगी कि ये बात बिल्कुल गलत है और आप ये मतलब नहीं कर सकते हैं और आज से ऐसा होगा। जब उसने बोल दिया ऐसा होगा तो मतलब उसने खुद का ही कानून बना दिया,
खुद का ये कानून बना दिया, जबकि कानून बनाने का काम है किसका? लेजिस्लेचर का। इसीलिए बोला गया कि सेपरेशन स्ट्रिक्ट नहीं है हमारे यहाँ, एक दूसरे के उसमें घुसते रहते हैं दायरे में। कभी कभी जुडिशरी इंप्लीमेंट करवाने के लिए किसी, मान लो पुलिस वाले को कुछ ऑर्डर दे देगी, या फिर एग्जीक्यूटिव के बंदे को कुछ ऑर्डर दे देगी। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? सरकार, जो अमित शाह ये सब लोग हैं, वहां से लेके ट्रैफिक पुलिस वाला जो चौराहे पे खड़ा हुआ है वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में घुस जाता है। तो भाई आर्टिकल 50 बोल रहा है कि भाई आप अपना अपना काम देखो, यानी कि स्टेट को उस तरफ जाना है जहां पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपना अपना काम देख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है। और 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा के हमने किसकी बात करी? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कही। और ये भी याद हो गया, मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं आपको, ठीक है? आप देखेंगे नहीं, कैसे याद करेंगे? देखो हमने कैसे याद किया था कि एक जो एलडीसी था उसने क्या किया था, सबसे पहले एजुकेशन उसने प्रमोट किया, ठीक है? एजुकेशन उसने सबसे पहले प्रमोट, एजुकेशन देना गया किसको? बच्चों को एजुकेशन देना गया, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 45। जब वो बच्चों को देना गया एजुकेशन, तो उसने देखा कि ये लोग काफी एससी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? जब एससी एसटी कम्युनिटी ने देखा तो ये चीज ऑब्जर्व किया कि उनका न्यूट्रिशन काफी खराब है, और वो लोग इंटॉक्सिकेंट्स में लगे हुए हैं, ठीक है? इंटॉक्सिकेंट्स पीते हैं। तो फिर उसने क्या किया? उसने ये किया कि उसने इन लोगों के लिए एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का वो किया कि भाई एनिमल हस्बेंड्री यानी कि आप एनिमल्स वगैरह रखो और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहो। तो इससे होगा क्या कि एक तो काम भी मिलेगा उनको और दूध भी पिएंगे, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है? जब एनिमल हस्बेंड्री सेटअप करवा ली तो उसने बोला चलो अब हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, अब हम अपने कंट्री के जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनको प्रोटेक्ट करते हैं। 45, 46, 47, 48, ये है 48A, ये है 49, खत्म, ठीक है? 50 किसकी बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। और 51 किसकी बात करता है? ये बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। खत्म, सारे हो गए। अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हिंदी में बता देते हैं, हिंदी मैंने नहीं बताई थी, ठीक है? तो ये आर्टिकल 45 की अगर बात करें, इसको भी डिस्कस करेंगे जब अमेंडमेंट अभी पढ़ेंगे ना इसी का। तो अभी मैंने इसको ढंग से डिस्कस नहीं किया, तो इसको क्योंकि डिस्कस करना जरूरी है। तो इसमें अभी ऐसे समझ लो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी देखभाल में शिक्षा के बारे में। ये किसके बारे में? 46 एससी एसटी ओबीसी को हितों को लेके ये, ठीक है? 47 क्या? 47 बात करता है पोषण स्तर को उच्च करना है और मदिरा का निषेध करना है, पोषण उसको वो करना है और मदिरा को निषेध करना है। 48 की अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना है। 48A की अगर बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण करना है। 49 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण करना है। 50 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करना है? न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो है उनको अलग करना, उनका पृथककरण करना है। 51 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब हम देखेंगे डीपीएसपीज एडेड थ्रू अमेंडमेंट, यानी कि वो राज्य की नीति नहीं दे सकता तो जिनको संशोधन करके जोड़ा गया। तो ध्यान रखना डीपीएसपी में हमारे टोटल 4 अमेंडमेंट हुए। एक तो वो हमारा 42nd अमेंडमेंट सबसे पहला, जिसने कि टोटल 4 डीपीएसपी को जोड़ा। उनको याद करने की ट्रिक ये है, गरीब मजदूरों के बच्चे जो इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं उनसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कराओ, सिंपल। गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कराओ, सिंपल। याद हो गया कैसे? ये है फ्री लीगल एड टू द पुअर। कौन सा आर्टिकल था? अगर आर्टिकल भी पूछ लेगा, फ्री लीगल एड टू पुअर पढ़े थे हम लोग। फ्री लीगल एड टू पुअर उसने दिया था 39A, आर्टिकल 39A था ये। वर्कर क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है? इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये पढ़ा था। अभी मैं आर्टिकल भी लिख दूं, चलो लिख देता हूं साथ में। ये हमारा आर्टिकल नंबर 43A, अनुच्छेद 43 का है ये। चिल्ड्रन, बच्चे, तो बच्चों को विकास का अवसर होना चाहिए, यानी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए, उनको अवसर होना चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसलिए हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है? कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर 39 में ही है, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक? एलडीसी गोज टू पीएचसी, तो आर्टिकल नंबर जो 39 का सब क्लॉज F है उसमें एडेड है ये। एनवायरमेंट हमने देखा था आर्टिकल नंबर 48A में है कि भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सिंपल, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वो सब लिख चुके हैं, याद हो गया हमें। 40 अब अगर कोई क्वेश्चन बन गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वाज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट, तो आपको पता है ये कीवर्ड पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे आपको उसमें, कि पुअर पक्का होगा, वर्कर, चिल्ड्रन, एनवायरमेंट। तो गरीब मजदूरों के जो बच्चे हैं उनसे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करवाना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। पुअर से हो गया फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी निःशुल्क विधिक सहायता देनी है, ठीक है? वर्कर्स यानी कि उद्योगों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। बच्चे यानी चिल्ड्रन यानी कि उनको विकास का अवसर देना, और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का संरक्षण करवाना, आर्टिकल 48A। मैंने आपको बोला कि 4 डीपीएसपी थी, सॉरी 4 अमेंडमेंट थे जिसमें हमारी डीपीएसपी ऐड हुई। एक तो देख लिया 42nd, अगला दूसरा नंबर हमारा 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल नंबर 38 में, अनुच्छेद 38 में एक पार्ट जोड़ा, दैट वाज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आय, सुविधाओं व अवसर की असमानता को दूर करना है। याद कैसे रखेंगे? 4 = 4, यानी कि समानता की बात कर रहा है, ये तो समान है दोनों, 4 और 4 बराबर है, समान, यानी कि बात कर रहा है कि समानता को बढ़ावा दो, यानी कि इनइक्वालिटी, असमानता को कम करो, यानी कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी। याद हो गया ये भी। तीसरा है हमारा 86th अमेंडमेंट, 86 नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 44th 1978 1978 में। 42nd हुआ था आपका 1976 में 1976 में, एंड 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में 2002 में, क्योंकि अभी पूछ लेता है इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को। इसने क्या किया था? इसने कोई डीपीएसपी अलग से जोड़ी नहीं थी, इसने पहले से जो एग्जिस्ट कर रही थी अनुच्छेद 45 में एक डीपीएसपी हुआ करती थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देनी है। तो इसी अमेंडमेंट से हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर चीज को अनुच्छेद 21 का में डाल दिया, आर्टिकल 21A में डाल दिया, और उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया, उसको एक जस्टिसेबल राइट बना दिया। बिकॉज डीपीएसपी तो हमारे नॉन जस्टिसेबल राइट्स है ना। राइट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरह के अधिकारी हैं वो,
नॉन जस्टिसेबल क्यों? क्योंकि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसको आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया 36 अमेंडमेंट से, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। आर्टिकल 45 में फिर क्या चेंज कर दिया गया? तो आर्टिकल 45 में बोला जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर जो हमारी गवर्नमेंट देती है, कैसे? आंगनवाड़ी आपने सुना होगा, है ना, खाने को जना जाने क्या क्या दिया जाता है, पंजीरी वगैरह, ठीक है, खेलने के लिए खिलौने वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें होती हैं काफ़ी सारी, सारी तो नहीं, लेकिन ये जो मैंने देखा कि मतलब बीच में ही रख लेते हैं काफ़ी, तो है ना, बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन खैर ये सारी चीज़ें करके हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारा स्टेट है, वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल को वो कर रहा है? आर्टिकल 45 को, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। एंड द लास्ट इज 97th अमेंडमेंट से। 97th अमेंडमेंट से याद करो, आर्टिकल 43B जोड़ा था, ये आर्टिकल 45, वो आर्टिकल 38 और ये 97 से जोड़ा था ना आर्टिकल 43B। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बताया कि नहीं बताया अभी, कि जहां पे हाँ बताया था, आर्टिकल नंबर 19(1) सब क्लॉज C याद करो, राइट टू फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां भी आ जाए सीधे 97th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट जहां भी आ जाए सीधे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, इसने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर एक प्रोविजन ऐड किया था, ठीक है, यानी कि टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो सहकारी समिति है उनको बढ़ावा देना है। आर्टिकल 43B खत्म हो गया। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई, 86 तो पहले से याद है, 44th के लिए वो ट्रिक हो गई, 42nd आपको याद होगा कि किस तरह से याद करना है कि गरीब जो मजदूरों के बच्चे हैं उनसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 19(1) सब क्लॉज C। और 19 को याद कैसे करना है उसको ट्रिक भी आई थी, मैंने बताया, नहीं हम बताई तो जो लोग इंस्टाग्राम पे आज आई थिंक आपको मिल जाएगी ट्रिक, ठीक है। तो क्या डाउट है? किसी कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछ लो, नो डाउट। 97th अमेंडमेंट कब हुआ था? कब हुआ था ये नहीं लिखा मैंने, 2011 में हुआ था, 2011 में, और इंप्लीमेंट हुआ था 2012 में जाके, ठीक है। 2011 में अमेंडमेंट हुआ था ये हमारा। चलिए बस एक फाइनल टॉपिक कर लेता हूँ क्लियर, सामरो बिल्कुल। चलो तो अब हम कर लेते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी एक दिन, 1951 की बात है, बड़ा लड़े लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा। केस लेके कौन गए? चंपकम दोराई राजन जी लेके गए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चंपकम दोराई राजन केस। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, आर अमेंडेबल, ठीक, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन 1967 में फिर से एक केस हुआ, दोनों लड़े जा रहे थे आपस में। ये हुआ 1967 में गोलकनाथ केस, काफी फेमस है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बोला फंडामेंटल राइट्स आर नॉन अमेंडेबल। खबरदार अगर पार्लियामेंट ने इनको हाथ भी लगाया, जब ये बोला तो पार्लियामेंट ही बैठे सुन रहा था बगल में, गुस्सा हो गया, चिढ़ गया, गुस्सा नहीं चिढ़ गया, उसने 24th अमेंडमेंट कर डाला। 24th अमेंडमेंट करके उसने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया कि पार्लियामेंट हैज पावर टू एब्रोगेट और टेक अवे, एब्रोगेट का मतलब तो छीन लेना, एब्रोगेट और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, यानी कि पार्लियामेंट के पास, क्योंकि हमें पता है, याद करिए आर्टिकल नंबर 35 जो क्या बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेके लॉ बनाने का जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को लेके कोई भी लॉ वो नहीं बना सकता, ठीक। तो पार्लियामेंट हैज पावर टू एब्रोगेट और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, कोई भी मौलिक अधिकार छीन सकता है। और फिर पार्लियामेंट ने बोला क्योंकि हम छीन सकते हैं तो अभी रुको, ठीक है, ये लो पहला, ये लो दूसरा, ऐसा टाइप कर रहा था। तो तुरंत ही 20 अगला भी अमेंडमेंट किया और बोला क्योंकि हमारे पास ये राइट है, क्योंकि हमने खुद को ये राइट दिया है कि हम कोई भी फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं, तो अभी हम एक चीज़ में बोलते हैं, वो पहला चीज़ तो ये है। तो ये 25th अमेंडमेंट में पहली चीज़ तो इसने ये बोली कि जब हम आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 और 19 को जब इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 39B और C को जब हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, अनुच्छेद नंबर 39B और C किसकी बात करते हैं? अभी तो पढ़ा है, LDC गोज टू PHC, 39A B C D E F, तो BC की बात कर रहे हैं, मतलब 39B और 39C। तो D क्या बात करता है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। C से क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, जो पैसा है एक तरह से जो वेल्थ है उसका सिर्फ फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो जब हमारी सरकार, जब हम आजाद हुए, तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोग बहुत प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, कुछ लोग बहुत अमीर थे, और हमारी इनिशियली जो हमारी एक तरह से सरकार की पॉलिसीज थी वो सोशलिस्टिक पॉलिसी थी, समाजवादी वो थी कि भाई अमीर ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे तबके को फायदा पहुंचना चाहिए। तो जैसे कि प्रॉपर्टी का एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है? संपत्ति का अधिकार भी होता था, वो तो 44th अमेंडमेंट से जाके बाद में हटा था, नहीं तो 19(1) में भी जुड़ा हुआ था, आर्टिकल नंबर ये इसमें भी था, 31 में भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, बाद में हटा था। तो ये भी लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट बोलती थी इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास, हम इतनी कैपिंग लगा दी, हम इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर पाओगे, तुरंत चले जाते थे कोर्ट भाग के कि देखो 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 हमारा आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर, क्योंकि ये तो असमानता फैला रहे हैं, आर्टिकल नंबर 14 का हवाला देते थे, या आर्टिकल नंबर 19 जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी एडेड था। तो गवर्नमेंट ने ये बोला, पार्लियामेंट ने ये बोला कि जब हम इन दोनों को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे ना, 39B और C को, तो आर्टिकल 14 और 19 ये आड़े नहीं आएंगे, यानी कि उसने ये बोला एक तरह से DPSP 39B और C को आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर रख दिया। और दूसरी बात उसने ये चीज ऐड करी, क्या ऐड करी, कि जो कोर्ट है इस पर रिव्यू नहीं कर सकता है, कोर्ट कैन नॉट रिव्यू, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कोई भी जाएगा तो इसमें कोर्ट जो हमारी कुछ भी नहीं कर सकती है, यानी कि उसमें एक तरह से जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको एक तरह से खत्म कर दिया लोगों ने। और जब खत्म कर दिया तो फाइनली हमारा केस होता है अब कौन सा? KBC, ठीक है, केशव नंदा भारती केस, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो मैं लिख देता हूँ केशव नंदा भारती केस, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1973 में। इस पर्टिकुलर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक केस है, क्योंकि यहाँ पे 13 जजेस बेंच बैठी थी, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया
इसने ये बोला कि जो आपने 25th, ठीक है, 24th अमेंडमेंट को हम ठीक मानते हैं कि आप ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और, जो 25th अमेंडमेंट इसने किया उसका जो पहला प्रोविजन है, क्या है पहला प्रोविजन, कि जब आर्टिकल 39 बी और सी ऊपर है 14 और 19 से, इसने सही माना, ठीक है, आई एग्री, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आई एग्री, 25 सब क्लॉज डी हटा दो इसको तुरंत, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक। क्यों? उसने बोला देखो आज से हम एक चीज को जन्म देते हैं, वो चीज है संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तुम, उसने बोला केबीसी में, केशवानंद भारती केस में बोला कि तुम यानी पार्लियामेंट, ध्यान से सुन लो, तुम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ मत लगा देना, संविधान के मूल ढांचे को हाथ मत लगा देना, तो हाथ काट देंगे तुम्हारे हम, ठीक है। तो उसने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर सर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूं, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, ये केबीसी केस में इसका जन्म हुआ। जब भी कोई केस होता है, जब जो भी मनाता है जो हमारी जुडिशरी, इसको डाल देती है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में। तो अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑल ऑफ दीज मारना है। जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट का कुछ भी पूछ ले, ऑल ऑफ दीज, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में ऑल ऑफ दीज मारना है आपको, सीधे दिमाग नहीं लगाना। सर्च करना चाहते हैं क्या, जैसे कि मान लो इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो उसने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो तुम बोल रहे हो ना कि कोर्ट कैन नॉट रिव्यू, ये जुडिशियल, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है? तो पहली बार सुनना है, आज बोलता अभी से इसका जन्म हो गया बेसिक स्ट्रक्चर को। और जो हमने जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायपालिका किसी भी चीज को रिव्यू कर सकती है, किसी लॉ को, उसको हमने डाल दिया बेसिक स्ट्रक्चर में। और याद करो थोड़ी देर पहले हमने बोला कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते हो, तो जो तुम्हारा आर्टिकल 25 क्लॉज 2 है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ये तो, सिंपल। और ये बताओ जुडिशियल रिव्यू हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, या बताएंगे। तो एक तरह से चीजें सेटल डाउन हो गई, लेकिन पार्लियामेंट को फिर चुल मची, पार्लियामेंट चिढ़ गया, उसको लगा कि मतलब ये तो हमारी मौज हो गई सीधे सीधे, कि मतलब ये तुम्हारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये वो। तो उसने बोला सुनो इधर, पार्लियामेंट ने क्या बोला, पार्लियामेंट ने फिर एक और अमेंडमेंट किया। पार्लियामेंट ने बोला कि ये जो जितने भी डीपीएसपी है ना, जितने भी डीपीएसपी हैं, 39 BC नहीं, पहले तो 39 BC बोले थे ना, अब 13 BC नहीं, डीपीएसपी जितनी सारी हैं, सारी ये 14 और 19 के ऊपर है। फिर फाइनली ये केस होता है मिनर्वा मिल केस में, सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो बेटा बहुत देर हो गई, चूहे बिल्ली का खेल, अब ध्यान से सुन लो तुम जो हम लाइन बोल रहे हैं। द लाइन इज कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस, ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन, ऑन द बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, यानी कि जो हमारा संविधान है ये दोनों के बैलेंस में चलेगा, ना तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर है, ना तो डीपीएसपी ऊपर है। ये चीज मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली, और यही चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। क्या बिठा लेनी है? कि कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है, ना तो डीपीएसपी ऊपर है, दोनों ही बैलेंस में चलेंगे। क्लियर है यहां तक सारी सब कुछ चीजें? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? खत्म हो गया हमारा टॉपिक। इसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, छोटा सा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। सर मिनर्वा मिल केस 1980 में हुआ था, 1980 में, 1980 का ही केस है, ठीक है। गोलकनाथ 1967 का, केबीसी 1973 का, मिनर्वा मिल 1980 का, ठीक है। तो डीपीएसपी के ऊपर भी एक रील, चलो ठीक है। मिनर्वा समझ नहीं आया शिवान। मिनर्वा में केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, क्योंकि देखो एक तरह से जो पार्लियामेंट था वो वो जो डीपीएसपी था उसको ऊपर रखना चाह रहा था, इसको नीचे करना चाह रहा था मौलिक अधिकारों को, ठीक है। लोगों को अधिकार देने में तो मजा आता नहीं हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, लेकिन जुडिशरी जो बैठा हुआ है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है। तो बोलता है ना तो डीपीएसपी ऊपर है, ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है, दोनों ही बैलेंस में चलेंगे। सुब्रत कुमार चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, हाँ ये केटी शाह का एक स्टेटमेंट था इन्होंने बोला था कि इट इज़ अ काइंड ऑफ चेक, एक तरह का मतलब चेक है, विच इज़ अ चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ बैंक, पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ बैंक, यानी कि कन्वीनियंस ऑफ बैंक, ये बोला था केटी शाह ने। ये है क्या इसका मतलब? केटी शाह ने, देखो ये जो हमारे एक तरह के अधिकारी तो हैं डीपीएसपी, तो डीपीएसपी हमें तभी मिलेंगे, हमारी उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए तो, लेकिन क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। एक तरह से वो हमारी सरकार के ऊपर है, देना चाहेगी तुमको दे देगी, जैसे पंचायत दे दिया और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे दी, नहीं आएगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उसी तरह मतलब कि ये एक ऐसा चेक है कि आप बैंक में लगाने जाएंगे, बैंक का मन होगा तो कन्वीनियंस होगी बैंक की तो देगा, नहीं तो आपको चेक का पैसा नहीं मिलेगा। चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ बैंक का मतलब ये होगा, केटी शाह जी ने बोला था, यानी कि एक तरह से एक चेक की तरह जो बैंक के सुविधा अनुसार देय होता है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों में। पार्ट 4 खत्म कर दिए, अब पार्ट 5 तुम लोग बोलोगे पार्ट 5 है ना, ये पार्ट 5 नहीं है, ये पार्ट नंबर 4A है, ये भाग नंबर 4 का है, पार्ट नंबर 4। और एक चीज़ मैं फिर से उस पर आ जाता हूँ, उस पर्टिकुलर स्लाइड पे, ये जो स्लाइड है ये सोशलिस्ट समाजवादी जो प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ये आई अगेन रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवीजन नहीं किया, पढ़ने के लिए हम कर लेते हैं, जैसे कि पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ठीक है, दारू वारू नहीं पीना है, ये सब गांधी जी की सोच थी, गांधी जी के प्रिंसिपल्स है, जिनको एक तरह से डीपीएसपी में इंप्लीमेंट किया, तो इनको गांधी प्रिंसिपल बोलते हैं। ये समाजवाद की ओर इशारा करते हैं, समाजवाद की ओर स्थापित करने की बात करते हैं, तो इनको समाजवादी प्रिंसिपल बोलते हैं, और बाकी हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक। तो आपको ये याद नहीं करना है कि इसके अंदर कौन कौन आता है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि भाई सोशलिस्ट कौन सा है। पढ़ना चाहते हो तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल रटने मत बैठ जाना कि अरे 38 सोशलिस्ट ये वो, पढ़ के समझ खुद ही आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप इनको एक बार देख लेना, अच्छा ये है समाजवादी, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं कि आर्टिकल सोशलिस्ट के अंदर आता है, इसके अंदर आता है, इसे याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों पे। अभी पार्ट 4A के अंदर क्यों आता है, 5 के अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जब ओरिजिनली, जब मैं बोलता हूँ ओरिजिनली किसका मतलब है, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, जल्दी से बताइए डेट, थोड़ा सा एक घूंट मार लेते हैं पानी का, ठीक है। जल्दी से बताइए कि भाई जो पार्ट क्या मैंने पूछा था आपसे, कुछ तो पूछा था, क्या पूछा था?
पार्ट कब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। तो नहीं थी तो फिर क्या हुआ ऐसा? तो हुआ कुछ यूँ कि हमारा युद्ध हुआ 1971 में पाकिस्तान के साथ। आपको पता है इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी को लग रहा था ये जो लोग हैं अधिकार अधिकार चिल्लाते रहते हैं, फंडामेंटल राइट चिल्लाते रहते हैं, इनको कुछ ड्यूटी भी देनी चाहिए, इनको कुछ कर्तव्य भी देने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी। क्यों? क्योंकि उसके चेयरमैन सरदार स्वरण सिंह जी थे। इस कमेटी को फॉर्म किया और इनसे बोला कि देखो कुछ हो सकता है कि इनको ड्यूटी दी जा सकती है। इन्होंने बोला बिल्कुल दी जा सकती है। इन्होंने बोला ये 8 ड्यूटीज़ हैं और ये इन लोगों को दो, ठीक है। जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने ये सारी काफ़ी सारी आई थिंक टोटल सरदार स्वरण सिंह जो कमेटी बनी थी उसने 10 रिकमेंड किया तो 10 मतलब एक तरह से जोड़े गए थे, या फिर 8 एक तरह से रिकमेंड किया तो टोटल 10 जोड़े गए थे। ऐसा नहीं कि सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने जो बताए थे वो सारे जोड़ दिए गए, तो उस पर भी हम आएंगे। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने जब ये रिकमेंडेशन दिए तो इंदिरा गांधी को लगा कि हाँ बात तो सही है, जोड़ने चाहिए। 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इससे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इससे इन्होंने एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को उन्होंने जोड़ा हमारे देश के संविधान में। कैसे जोड़ा? अलग से पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A ऐड कर दिया, भाग नंबर 4 का, और इनको सबको एक ही आर्टिकल में डाल दिया, एक ही अनुच्छेद में डाल दिया। उस आर्टिकल का नाम था 51A, अनुच्छेद 51 का। कितनी जोड़ी? 10 जोड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना टोटल ड्यूटीज एडेड, टोटल ड्यूटीज एडेड कितनी थी? टोटल ड्यूटीज जो एडेड थी वो 10 थी 42nd अमेंडमेंट से। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात आती है एक कहां से आ गया उछल के? ये 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, आखिरी वाली जो थी 86th अमेंडमेंट से, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का, ये कहां से निकल के आया? तो ये यूएसएसआर जो अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया है, पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, बिकॉज यूक्रेन और ये सब जो देश हैं उसके आसपास ये सब एक ही हुआ करते थे। तो यहां से हमने इस कॉन्सेप्ट को उठाया था, सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनाई थी, 42nd अमेंडमेंट किया था, उससे पार्ट 4A आर्टिकल 51A जोड़ दिया था, और ये है हमारी 11 की 11 ड्यूटी। इनको हम बहुत ही आसानी से याद करेंगे, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली पूछता है कि 51A सब क्लॉज C में क्या है। ड्यूटी बोल देगा, पूछ लेगा आर्टिकल, तो तुम आर्टिकल 51A नहीं बोलोगे, आर्टिकल 51 है। अरे वो तो सबको पता है आर्टिकल 51 है। ये 51A सब क्लॉज है, 51A सब क्लॉज B, 51A सब क्लॉज C, इस तरह से लिखते हैं इसको। 51A सब क्लॉज B, सब क्लॉज C, सब क्लॉज D, सब क्लॉज E, इस तरह से लिखते हैं। कहां तक जाएगा जरा बताओ? 11 ड्यूटी तो कहां तक जाएगा? ये तुरंत रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लगा इसमें, ठीक है, तो K तक जाएगा, ठीक है। तो 51A सब क्लॉज K आखिरी वाली, जिसको कि 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे तो 10 ही है सिर्फ, आखिरी वाले हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था नहीं जो मैं आपसे पूछूंगी, डाउट तो नहीं है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहली ड्यूटी क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये बोलता है हमारा 51A सब क्लॉज है। तो याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ये पहला है। अब यहाँ पे 51A सब क्लॉज A नहीं, सिर्फ A लिखूंगा यहाँ पे, समझ जाना 51A सब क्लॉज A की बात हो रही है। तो A से क्या होता है? एंथम। तो ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, इनकी इज्जत करो, ठीक है, और हमारे जो आइडियल्स हैं उनकी जो एक तरह से उनको आदर करो। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हैं? और तुम इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, शर्म नहीं आती तुमको? चलाना है तो सिर्फ परमार अकेडमी को फॉलो करना है और कुछ नहीं देखना उस पर। तो अगर हम बात करें है क्या, तो यानी कि जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, गांधी जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने मतलब उनके क्या ही आइडियल्स थे, उनके कितने अच्छे आइडियल्स थे। तो उन कदमों पे हमें चलना है कि हमें भी जो उनके मतलब विजन था कि भारत को ऐसा बनाना, जैसे सुभाष चंद्र बोस का था कि भारत को इकोनॉमिक प्रगति पे नहीं, जो आर्थिक प्रगति पे उस पर लेके जाना है, ठीक है। भगत सिंह का मानना था कि भाई सभी लोग यूनाइटेड रहें और कुछ ऐसा होता है तो सब लोग यूनाइट होकर सरकार के खिलाफ। तो वो सारी चीज़ें हमें आइडियल्स रखने हैं, ठीक है। तो ये कैसे याद करेंगे? कौन सा? 51B से या तो भगत सिंह याद रख लो या बापू याद रख लो। तो 51A सब क्लॉज B हो गया। तीसरा 51A सब क्लॉज C का मतलब क्या होता है? C का मतलब 3 होता है ना रीजनिंग में, है ना। तो इसमें 3 चीजें हैं, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यानी कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी। 3 चीजें हैं ना इसमें, तो 3 याद हो गया हमें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि देश की रक्षा करनी है, डिफेंड करना है कंट्री को। D से हो गया डिफेंड, सिंपल। पांचवा हमारा है E नंबर का, क्या है? टू प्रमोट हार्मनी एंड, इसमें 2 ड्यूटी है, ध्यान से देखो। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाना है। दूसरा टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो गंदी हरकतें करते हो, जो एक तरह से हमारी महिलाओं के प्रतिष्ठा को नीचे करते हैं, उन अपनी हरकतों को छोड़ देना है, ठीक है। तो भारत के सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और दूसरे यहाँ पे ऐड नहीं है हिंदी वाली में, दैट इज टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब तुम ये मत समझना जब तुमसे पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेगा, वो या तो यहाँ से यहाँ तक लिखेगा और उसमें भी हो सकता है कट कर दे, सिर्फ इतना पूछे कौन सा कॉमन ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, लेकिन कॉमन ब्रदरहुड पक्का होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और या सिर्फ उतना लिखेगा टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये किसमें? तो दोनों ही इसमें आर्टिकल 51A सब क्लॉज E में। याद कैसे रखेंगे भाई? E किसकी बात करता है? E का मतलब तो 5 होता है, 5 मतलब सभी लोग ठीक है। इसको कैसे? या तो इस 5 से छोड़ो सभी लोग, या तो इससे याद कर लो 5 पंच लोग, ठीक है। या फिर पंचनामा जब होता है सभी लोग साथ में आते हैं। या फिर E से होता है हमारा इक्वालिटी, समानता, तो यानी मेन और विमेन में इक्वालिटी होनी चाहिए। सभी में जब इक्वालिटी होगी तो भाई ब्रदरहुड होगा, या फिर जब ब्रदरहुड होगा भाईचारा, तो अपने आप इक्वालिटी हो जाएगी, खत्म। अब लेफ्ट साइड में आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा F, 51A सब क्लॉज F है ना, ये 6 नंबर की। ये क्या? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, मतलब हमारी सामाजिक संस्कृति एवं की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। कंपोजिट कल्चर की जब हम बात करते हैं, इंडिया में हमारे बहुत सारे क्या हैं? मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे किले हैं। किले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोर्ट बोलते हैं। तो F से क्या हो गया? फोर्ट हो गया। तो जब भी आएगा ना रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, आपके दिमाग में अपने आप फोर्ट आ जाएगा, F से फोर्ट।
जी आ जाते हैं, अगला वाला जी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी और जो हमारे ये वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु ये सब हैं, इनके प्रति हमें कंपैशन दया भाव रखनी है। ऐसा नहीं कि जहां देखा बस ईंटें पत्थर चलाने लगे छोटे बच्चों की तरह है कि कुत्ता देखा नहीं सीधे ईंटा उठा लिया। तो जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा ग्रीनरी, ठीक है, जी से हो जाएगा ग्रीनरी, ठीक है। तो एफ से हो गया फोर्ट, जी से होगा ग्रीनरी, क्योंकि एनवायरमेंट अगर अच्छा रहेगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो ग्रीनरी ग्रीनरी रहेगी, आ जाएगा सिंपल, एनवायरमेंट एंड ग्रीनरी आर कोरिलेटिव। एच 8वें नंबर की है, ठीक है। तो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना है, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की हर चीज को ऐसा नहीं कि जो बोला कि तुरंत मान लिया, गधों की तरह बस इंस्टाग्राम चला रहे हैं बैठे पूरे दिन, ठीक है। उससे क्या होगा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं होगा। ऐसा नहीं किसी ने तुमको बोला कि मतलब जाओ अपनी दोस्त की बलि चढ़ा दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए और काम कर दिए। तो मतलब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, भोंदू नहीं बने रहना। ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म, इंक्वायरी रिफॉर्म ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ बोला आप मान लिए, किसी ने कुछ बोला आप मान लिए, हर चीज में इंक्वायरी रिफॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो याद कैसे रखना, एच से ह्यूमनिज्म याद कर लो। आई टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है, संपत्ति को। तो ऐसे याद कर लो, जो आई ना महाराष्ट्र में मम्मी को आई बोलते हैं, है ना, मम्मी को बोलते हैं, दादी को बोलते हैं आई, है ना, आई थिंक मम्मी को ही बोलते हैं, हाँ। तो मम्मी क्या करती है हमारी, वॉयलेंस हमेशा कभी नहीं करती है, हिंसा कभी नहीं करती है, ठीक है। शायद कोरिलेटिव ना हो लेकिन याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो, आई साउंड्स लाइक आई, ठीक है, आई साउंड्स लाइक आई, ई वाई आई की तरह साउंड कर रहा है, आई का मतलब आंख होता है। तो गांधी जी ने हमारे बोला था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि किसी ने आपको आंख दिखाई, आप भी आंख दिखाओगे तो इस तरह से पूरा संसार अंधा हो जाएगा, ठीक है। और गांधी जी हमारे किसकी बात करते रहते थे हमेशा, एब्जॉर्ब वायलेंस, एब्जॉर्ब वायलेंस, एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि हिंसा छोड़ो, अहिंसा की तरफ बढ़ो। तो उससे रिलेट कर सकते हैं आई और गांधी जी। जे हमारी 10th नंबर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, आप देख पा रहे हैं ना, मैं रिपीट करता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा विजिबल नहीं हो गई थी ना। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, यानी कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने की सतत प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि बैठे और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, क्या करना है, परमार अकेडमी को फॉलो करना है और वहां से रील्स देखनी, ताकि आप आगे बढ़ते रहें इन ऑल टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। आपको आगे बढ़ते रहना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप खेल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। कुछ भी आप करें, लेकिन ये बोल रहा है ये हमें आर्टिकल, ये फंडामेंटल ड्यूटी कि आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़िए, कि आपको जो भी कर रहे हैं कि इसमें मुझे एक्सीलेंट बनना है, ताकि उससे क्या होगा, आपका भी वो होगा, विकास होगा और देश का भी विकास होगा। याद कैसे रखेंगे, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, सारे स्फीयर में, जहां जहां पे कहीं पे गए, मान लो कहीं स्पोर्ट खेल रहे हैं तो वहां भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टडीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह। जैसे कि हमारे जे फॉर जड्डू करते हैं, जड्डू मतलब रवींद्र जडेजा, फील्डिंग में तो बेस्ट, बैटिंग में तो बेस्ट, बॉलिंग में तो बेस्ट, है कि नहीं, और बैट घुमाने में तो बेस्ट, तो सब में बेस्ट है हमारे जड्डू। तो जे फॉर जड्डू जडेजा ऐसे करके याद कर सकते हैं। द लास्ट वन इज, जो कि इंग्लिश में नहीं हिंदी में है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, मतलब गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि जो भी आपके 6 से 14 साल तक के बच्चे उनको स्कूल भेजो। क्यों, क्योंकि 21A में हमने बोल दिया है कि वो तुम्हारा मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं उनके काम करवा रहे हैं, बहुत हो गया लाड प्यार, हो गया 6 साल के, भेजो उनको स्कूल। तो गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है, क्लियर, कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को भेजना है। इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा था, 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से जोड़ा था। तो 86 अमेंडमेंट से क्या क्या जोड़ा हमने, एक तो 21A में हमने जोड़ा फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों के लिए। हमने आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया, हमने बोला अर्ली चाइल्डहुड केयर, 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है, शुरू का जो उनका प्राथमिक विकास के लिए वो करना है। और देन हमने एक ड्यूटी भी ऐड करी, क्या है वो 11th नंबर की, कि गार्जियंस को ड्यूटी दी कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपको क्या करना है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। सारे ड्यूटीज हमें नहीं हो तो भी रिवाइज भी करवा देता हूँ, ठीक है। सारे हम लोग अभी ट्रिक से रिवाइज कर लेंगे बिना देखे हुए, लेकिन एक बार पहले मैं आपको देख लेता हूँ, डाउट तो नहीं है। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ बाकी है, दैट इज कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक जो कर्तव्य हैं, आर नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल, मुझे पता है तुम्हारा भेजा खराब हो रहा है, जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल क्या याद करना है अभी बताते हैं आपको। ये वाद योग्य नहीं है, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर पार्लियामेंट लॉ बना देती है, कानून बना देती है, तो जस्टिसिएबल हो जाएंगे। कैसे, पहला वाला देखो क्या है कि टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना है, रिस्पेक्ट आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, है ना, ये सब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। पहले क्या होता था, 1971 से पहले कोई भी अनादर करता था तो कोई ऐसा कानून नहीं था जो सजा दे सके, लेकिन फिर एक बना प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में, जिसके तहत ये बोला गया कि जो भी नेशनल फ्लैग को, कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करता पाया गया, मतलब और इसको अनलॉफुल करता पाया गया, तो उसको सजा मिलेगी इस बार। तो यानी कि अब ये सजा मिलेगी, इसमें वैसे नहीं मिलेगी, ध्यान रखना किसी में, लेकिन अब क्योंकि एक्ट बन चुका, लॉ बन चुका, तो मिलेगी। ध्यान, और एक चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, आर ओनली फॉर सिटीजंस, ये फॉरनर्स के लिए नहीं है, आर ओनली फॉर सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स, फॉरनर्स के लिए नहीं है। बिकॉज जिस तरह देखा था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कुछ वो फॉरनर्स के लिए भी थे, ठीक है नहीं, कैसे याद किया था, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए थे, यानी ये फॉरनर्स के लिए नहीं थे। बाकी जो थे 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के वो हमारे सिटीजन्स को भी हैं और फॉरनर्स को भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल में कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। तो बस ध्यान रखना है कि जस्टिसिएबल वाली कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही आते हैं, मौलिक अधिकार, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, सब नॉन जस्टिसिएबल है, सब वाद योग्य नहीं है। और एक लास्टली एंड दैट इज, एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, ठीक है, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी,
ऑन फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये डिफरेंट कैसे है सरदार सोरेन सिंह कमेटी से, वो समझ लो। सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था अमेंडमेंट को लेकर, सॉरी रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने के लिए, और सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने ऐसा नहीं, जितने मौलिक कर्तव्य बताए थे सारे ही जोड़ दिए हमारी सरकार ने 42nd अमेंडमेंट से ना। इसने 2 ड्यूटीज बताई थी जो हमारी सरकार ने नहीं वो जोड़ी, दैट वाज टू पे टैक्सेस, यानी कि टैक्स पे करना एक ड्यूटी होनी चाहिए जो कि हमारी सरकार ने नहीं जोड़ा। दूसरा, कोई अगर फंडामेंटल ड्यूटी को ना फॉलो करे तो उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, ये भी हमारी गवर्नमेंट ने इसमें नहीं ऐड किया था। एंड आई थिंक सीजीएल में इसमें ही पूछा गया था कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो ना करना एक पनिशमेंट को इन्वाइट कर सकता है, तो ये सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने ही बोला था। क्लियर है यहाँ तक? सर हम क्वेश्चन करते हैं ना, अभी आ रहे हैं क्वेश्चन पे, बाकी डाउट हो तो पूछ लीजिए। और हाँ, मैंने बोला था कि जस्टिस वर्मा कमेटी क्या है, तो जस्टिस वर्मा कमेटी अगर बात करें तो ये डील करती है लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि लीगल प्रोविजंस। एग्जाम्पल ये रहा, ये लीगल प्रोविजन है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, बिकॉज अपने आप में तो वो एनफोर्सिएबल नहीं है, अपने आप में एनफोर्स नहीं हो रही, यानी कि आपको सजा नहीं मिलेगी अगर आप ड्यूटी फॉलो नहीं करोगे तो। लेकिन अगर उसको लॉ बन गया, जो कि जस्टिस वर्मा कमेटी में बोला गया था, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी 1999 में, तो वो इसी से डील करती है, लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। बस बात खत्म हो गया हमारा सारा कुछ टॉपिक। अब करेंगे हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चंस। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन करा। छुट्टी कब होगी? छुट्टी कहाँ जाना है? मम्मी के पास जाना है क्या? छुट्टी हो जाएगी, अभी घंटी बजेगी, ठीक है, चिंता क्या करो, अभी घंटी बजाएंगे और तब छुट्टी होगी, और प्रेयर भी होगी लास्ट में, ध्यान रखना, और कोई भागा तो देख लेना। टॉपिक फंड 5, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा हमारा था पहला देश जिसने की इनकॉर्पोरेट किया इनको? 0 to 6 ईयर्स के बच्चों का केयर का जस्टिसेबल राइट में नहीं है लो इट्स नहीं है, ठीक है। आज मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई, अच्छा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रशिया ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51? कितनी ड्यूटीज़ दी गई हुई हैं? तो हमें पता है कि पहले सरदार सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 10 जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट से, बाद में 86th अमेंडमेंट से 11वीं भी जोड़ी गई, तो एट प्रेजेंट 11 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेन्ड इन विद विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य? तो हमने देखा था भाग नंबर 4 का है, पार्ट नंबर 4A है, और अनुच्छेद हमारा आर्टिकल नंबर 51A। क्लियर, ठीक है। TRX राइडर आपका नाम ले लिया। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई विच अमेंडमेंट? सिंपल, 42nd 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44th 1978 क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हटाया गया था। कहाँ पे अभी राइट टू प्रॉपर्टी? 300A में है। क्या है? लीगल राइट है वो एक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंपल, तो पार्ट 4A और आर्टिकल नंबर 51A में ऑप्शन नंबर बी। 49 किसकी बात करता है? 49 मॉन्यूमेंट्स की बात करता है कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, ये एक DPSP है। 50A तो ऐसा हमने कोई पढ़ा भी नहीं है। 44 क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 50A नहीं है, 50 है जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 किसकी बात करता है? कमेंट में आप बताएंगे। कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको याद ना हुए, सारे याद हो गए ना? कोई DPSP थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज तो आई थिंक सारे याद हो गए, बस थोड़ा खुद से रिवाइज कर लेना, सारे याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। मैंने फिर से समराइज कर दूंगा, नहीं होगा तो लास्ट में। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो ये थी हमारी सरदार सोरेन सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। सांता नाम कमेटी हम आगे पढ़ेंगे। CBC और जो CVC बने थे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सांता नाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही बने थे ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यहाँ पे उसने स्पेसिफिक तो नहीं पूछा है, लेकिन मुझे याद है CPO 2022 में था, उसने भर के क्वेश्चन पूछे स्पेसिफिक हो गए। तो कमेंट में आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है, 51A सब क्लॉज कौन सा है ये। तो जब हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो हमने याद किया था H से ह्यूमनिज्म, तो 51A सब क्लॉज H। 8, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन सिंपल B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज? इनमें से कौन सा नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी? तो इसीलिए 3 तरह के सवाल बनते हैं मौलिक कर्तव्य से। एक तो आपको पहचानना होगा, एक तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि भाई किस कमिटी से, कौन से अमेंडमेंट से, कहाँ से इंस्पायर हैं, कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड होके जोड़े हैं, पहला। दूसरा, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा आपसे कि भाई बताओ इनमें से कौन। और तीसरा ये पूछेगा आपसे, तीसरा नहीं बनेगा, इसमें 2 ही बनेंगे
अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी, तीसरा ही बनेगा कि आपसे स्पेसिफिक आर्टिकल पूछ लेगा 51A सब क्लॉज सी डी ई में इसमें क्या है। डीपीएसपी में भी सिमिलर है। डीपीएसपी में जैसे एक क्वेश्चन बनेगा बेसिक्स, बेसिक्स क्या है कि दे सीक टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, लोग हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं। कमेंट्री पूछ लेगा उसमें, दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वो पूछ लेगा आपसे। और क्या पूछेगा बेसिक्स में कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ठीक है, कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिए। देन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डीपीएसपी है, और फिर आर्टिकल पता होना चाहिए बस। तो अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी, सीधे आर्टिकल आपको याद वो करना है, ठीक है। 51A सब क्लॉज सी में दिया हुआ है। देन चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वो उनको फॉलो करना है। 51A सब क्लॉज ए, ठीक है। सॉरी, अच्छा ये आइडियल्स की बात कर रहा है, ये भगत सिंह और गांधी जी, बापू जी, ठीक है, तो बी हो जाएगा। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि वायलेंस छोड़ना है, यानी 51A सब क्लॉज आई होगा ये। एक्सरसाइज एडल्ट फ्रेंचाइज, ये नहीं होगा आपका। वोट देना मौलिक कर्तव्य में नहीं है। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, वोट देना, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट एनफोर्सिएबल बाई लॉ बट आर टेकन इन टू अकाउंट बाई द कोर्ट्स वाइल एजुकेटिंग एनी मैटर। तो एक तरह से जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हों, चाहे डीपीएसपी हो, एक तरह से वो हमारे कोर्ट के लिए एक डायरेक्शन, एक तरह से कोर्ट के लिए हेल्प हो जाती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए, उनकी संवैधानिकता को चेक करने के लिए एक वो रेफरेंस हो सकता है ड्यूटी और डीपीएसपी। तो ये हमारे रेगुलेटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी कॉमन फंड नॉट, तो ये हमारे स्टैट्यूटरी हैं, ठीक है। यानी कि अगर स्टैट्यूट आ गया, लॉ आ गया, तो उसके थ्रू इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इज दिस 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कौन सा आर्टिकल है, सिंपल 51A सब क्लॉज ए। और कौन सा नेशनल ऑनर्स एक्ट आया था 1971 में। इस बार के सीपीओ या फिर स्टेनो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। आई थिंक स्टेनो में ही पूछा गया था कि कौन, हाँ स्टेनो में ही पूछा गया था, ठीक है, कि 1971 का जो था उसने जो है ये वो उसको एनफोर्स कर दिया था। 12th, बस एक का दुक्का क्वेश्चन और है, उसके बाद डीपीएसपी पे आएंगे। 11th, फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट, किस उससे जोड़ा गया, ठीक है, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, चलिए, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 86th अमेंडमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और कोई अमेंडमेंट है जो हमने पढ़ा हो, 91st अभी नहीं पढ़ा, 42nd पढ़ा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, एंड हमने पढ़ा है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या, एज पर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 51A क्लॉज के सेड हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड। सिंपल, एसएससी जेई में पूछा गया, अभी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लिए एकदम, ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराने बैच वाले क्वेश्चन है, सब अपडेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 51A के की अगर हम बात करें तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की जाती है। 11th, ये भी जेई का क्वेश्चन, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू, 11वीं किससे रिलेटेड है, सिंपल एजुकेशन से, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये ड्यूटी दी गई है उनको। सर क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया जा सकता है, बिना पावर बिल्कुल किया जा सकता है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट करने की कोशिश भी करती है। और ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना, 99th अमेंडमेंट एक किया था पार्लियामेंट ने, तो वहाँ पढ़ेंगे कि कैसे उसने कॉलेजियम को रिप्लेस किया था, बट सुप्रीम कोर्ट फिर आया और उसने एक तरह से 4th जजेस केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपका CHSL 3 अगस्त 2023 से क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, डायरेक्ट एनफोर्समेंट का मतलब डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लॉ क्रिएट करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, देन वो एनफोर्स होगा। अब आते हैं डीपीएसपी पे, आ जाए, ठीक है। पार्ट 4, 36 to 51 आयरलैंड, ठीक है। 36 स्टेट की डेफिनेशन, 37 क्या बोलता है, 37 बोलता है कि दे आर नॉन एनफोर्सिएबल। देन फिर क्या पढ़ा था, वेलफेयर करना है, वेलफेयर 38, LDC गोज टू PHC, पंचायत को सेटअप करता है, राइट टू वर्क देता है, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन देता है, लिविंग वेज सिक्योर करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करके करता है, पूरा स्टोरी चलना चाहिए। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 बच्चों को पढ़ाने जाता है, बच्चों को पढ़ाता है तो उनके माता पिता SC ST कम्युनिटी से थे, वो क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा SC ST के बाद क्या था, इंटॉक्सिकेंट ज़्यादा कर रहे थे और इनका न्यूट्रिशन लेवल कम था। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री करवा दी, जब वो करवा दिया उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करवाया, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करवाया, उसके बाद जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करवाया, देन 51 रुपये का प्रसाद चला के क्या कर दिया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर दिया, खत्म, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें चलनी चाहिए। स्टेनो का क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2023, 4th शिफ्ट। डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम, कहाँ से बोरो किया गया इनको,
सर कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एएसओ इन सीएसएस के लिए, सब आपकी वजह से, थैंक यू सो मच, थैंक यू शीतल यादव, थैंक यू। चलिए तो ये क्या होगा, आयरिश होगा। एक्चुअली में स्पेन से जो आयरिश हैं मतलब आयरलैंड वाले, उन्होंने स्पेन से लिया था, लेकिन हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमने कहाँ से लिया वो मैटर करता है। तो आयरलैंड से लिया, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट डीपीएसपी, कौन सा पार्ट है? पार्ट 5 पढ़ा नहीं है, पार्ट 3 मौलिक अधिकार नागरिकता, पार्ट 5 कल देखेंगे। संघ की बात करता है, यूनियन की, जिसमें हमारा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आते हैं। पार्ट 4 होगा इसका आंसर, ठीक है, भाग 4 का 4। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सिंपल, क्या होगा? स्लॉटर ऑफ काउज, बिल्कुल, क्या? हाँ, स्लॉटर ऑफ काउज उसी में है जो इंटॉक्सिकेंट वाला है, ठीक है, कि भाई स्लॉटर ऑफ काउज को प्रिवेंट करना है। जो अगला बताया ना 45 क्या था, अर्ली चाइल्डहुड केयर। 46 क्या था, SC ST थे। 47 क्या था, वो क्या कर रहे थे, इंटॉक्सिकेंट। और इसी में स्लॉटर ऑफ काउज है। स्लॉटर का मतलब जो गौ हत्या है उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, स्लॉटर टू काउज, ये उसी की बात करता है आर्टिकल 47, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है, आर्टिकल नंबर 50। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला ये है हमारा, एक सेकेंड, 47 नहीं है, 48 में आएगा, ठीक है। 47 में तो वो हो जाएगा कि भाई पब्लिक हेल्थ और इनको करना है, इंटॉक्सिकेंट को प्रिवेंट करना है। 48 में आएगा, ठीक है, क्योंकि 48 मैंने बताया था ना एनिमल हस्बेंड्री, 48 होगा ये, ठीक है। स्लॉटर ऑफ काउज होगा आपका 48 में। 48 बात करता है कि भाई स्लॉटर ऑफ काउज नहीं करना है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री मैंने आपको इसमें बताया था। तो एनिमल किससे मतलब जो काउज वगैरह हैं वो क्या एनिमल्स हैं, तो 48, ठीक है। स्लॉटर ऑफ काउज, ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और स्लॉटर ऑफ काउज को प्रिवेंट करना है, यानी कि गौ हत्या को प्रिवेंट करना है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, किस में देख रहे हो कितना दरिया दिल इंसान है ये। CGL 2022 में पूछा गया, स्टेनो 2023 में पूछा गया, बैक टू बैक 2 बार पूछा है। कितना दरिया दिल, मतलब आर्टिकल पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो बस बता दो पार्ट कौन सा है, और तुम आर्टिकल ही बताओगे इसका जल्दी से, आर्टिकल भी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे याद किया था हमने? ऐसे याद किया था भाई, वेलफेयर करना था। LDC आया जो PHC में काम करता है, वेलफेयर 38 39, उसने क्या किया? सबसे पहले तो भाई उसने सोचा कि भाई मैं फ्री लीगल एड टू द पुअर देनी है, 39A आंसर होगा इसका, ठीक है, 39A। देन 40 से पंचायत सेटअप करी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एज इट इज इट मेंशन दैट DPSP आर नॉन जस्टिसेबल, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है? नॉन जस्टिसेबल, न्याय संगत है या फिर वाद योग्य नहीं है, किस में बोलता है? 36 में स्टेट की डेफिनेशन, 37 में ये, 40 पंचायत, 38 वेलफेयर, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इस पर्टिकुलर प्रोविजन को कि असमानता को कम करना है। 39 क्या है? 39 अभी देखें हम लोग, 39 क्या है? 39 है LDC गोज टू PHC, ठीक है। और 38 की अगर बात करें तो 44th अमेंडमेंट से 38 को नहीं जोड़ा था पूरी तरह से, 38 पहले से भी एग्जिस्ट कर रहा था, उसका एक प्रोविजन है जो मैंने बोला, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ को जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट से, ठीक। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, खत्म। पंचायत किस में है? इसमें है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 में क्या है? 30 में है कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं, ठीक है, और इसमें सिर्फ माइनॉरिटी। और बताइए मुझे कि माइनॉरिटी जो है वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं, माइनॉरिटी शब्द। 50 में क्या है? 50 में है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है। आर्टिकल 43B वॉज इंसर्टेड एज अ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम तुमको फिर से पूरा समझाएंगे। 43B की अगर बात करें तो 43, 36 से लेकर 51 तक क्या है? DPSP। कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन तब होता है अगर ये अमेंडमेंट पूछता, या पूछता है किसके बारे में, तो कैसे याद किया था हम लोगों ने? तो भाई पंचायत तक चलो आ जाए, ठीक है, LDC PHC फिर से नहीं करेंगे। पंचायत 40 पंचायत सेटअप कर दिया था, ठीक है। फिर उसने फ्री लीगल एड दिया था 41। फिर क्या किया था? राइट टू वर्क। फिर क्या दिया था? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। फिर क्या किया था? फिर उसने जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन देके क्या किया था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43A। और वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को कैसे इंश्योर किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश करके, 43B। क्या हो जाएगा इसका? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप अमेंडमेंट बताएंगे, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जल्दी से? 24th विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद नंबर 44,
40 पंचायत, 42 पंचायत के बाद क्या किया था, पंचायत के बाद राइट टू वर्क किया था, उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, खत्म जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। 46 में क्या था, 45 में 44 में क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर उसके बाद 45 से सीधे दूसरी स्टोरी स्टार्ट किए थे कि जो एलडीसी था पढ़ाने गया बच्चों को 45। 46 में क्या, उनके माता पिता एससी एसटी, तो एससी एसटी का हमें उत्थान करना है, एससी एसटी ओबीसी का जो पिछड़ा वर्ग है ये है उसमें, ठीक है क्लियर। और ये इसका अमेंडमेंट होगा 97th अमेंडमेंट, 97 नंबर जो संविधान संशोधन है। 25th आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, तो ये किसके बारे में, अनुच्छेद 51। तो ये हमारा अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन एक सेकेंड, ये मतलब सॉरी डीपीएसपी है, 51A में मौलिक कर्तव्य है, और ये 51 रुपये का प्रसाद कहाँ गया, पीस, ऑप्शन नंबर सी, खत्म, ठीक। आई वांट टू मीट यू आफ्टर क्रैकिंग सीजल दिस ईयर। अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर, ठीक, आगे 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू इंश्योर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एलडीसी गोज टू पीएचसी का, तो ये एल हो गया, 39 हो गया, ठीक। विच ऑफ द आर्टिकल्स of the Constitution of India deals with the organization of agriculture and animal husbandry, agriculture and animal husbandry, तो क्या किया था हम लोगों ने, 40 में सॉरी यहाँ 40 नहीं 45 में बच्चों को पढ़ाने गया, 46 में SC ST, ठीक है SC ST, 47 में क्या किया था उनका एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटर ऑफ काउ, SC ST सॉरी ये इंटॉक्सिकेंट वगैरह हो जाएगा। 48 में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटर ऑफ काउस, तो आंसर क्या होगा 48, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। और 30 तक क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे अगर होंगे तो आपका होमवर्क रहेगा। द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये किस आर्टिकल में है। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लिख दिया था, कौन सा चीज़ ऐसा जो डीपीएसपी में भी और एफडी में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है। तो दो चीज़ें हम देख सकते हैं, मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन डीपीएसपी में भी है, आर्टिकल 49, ठीक है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी 51A सब क्लॉज कौन सा, फोर्ट, किला, ठीक। और एनवायरनमेंट भी, एनवायरनमेंट के अगर हम देखें तो 48A ये डीपीएसपी है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात करता है, और उसी तरह 51A सब क्लॉज जी बात करता है यहाँ पे एनवायरनमेंट की, ग्रीनरी की। तो ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है, खासकर मॉन्यूमेंट वाला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपका 49, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्हाट इज दी प्रोविजन, आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज दी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का प्रावधान क्या है। आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट, खत्म। बार बार वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, अब आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं। चलो एक क्वेश्चन एक्स करके क्या है भाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर वर्किंग एज मैनेजर्स इन अ रेस्टोरेंट बट दे रिसीव अनइक्वल पे फॉर द सेम वर्क, विच आर्टिकल, बताओ भैया कौन सा, अगर दोनों को समान वेतन नहीं मिल रहा है तो कौन से अनुच्छेद का हनन हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये आपको कैसे याद होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, LDC गोज टू PHC, P का मतलब था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये क्या है आर्टिकल नंबर 39 ABCD, 39D है ये, ऑप्शन नंबर A 39। 40 पंचायत, पंचायत के बाद क्या किया था, एक तरह से वर्क सिक्योर किया था, राइट टू वर्क। 42 से क्या किया था, 42 से किया था जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 41 वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीपीएसपी, का फीचर कौन सा है, नॉन जस्टिसेबल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिंगल सिटीजनशिप, नन ऑफ द, सिंपल नॉन जस्टिसेबल है, खत्म, ठीक है। लल्लू लल्लू टाइप क्वेश्चन है ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कहता है ना सही है। इज डिस्क्राइब्ड एज नोवेल फीचर, देख रहा CHSL 2023 नोवेल फीचर देखा था अभी हम लोगों ने, आ गया नोवेल फीचर। दे आर जस्टिसेबल नहीं है, नॉट क्या पूछा, करेक्ट पूछा ना, हाँ तो ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टेरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज, दे सीक टू, क्या पूछा है इसमें, तो नॉट करेक्ट होना चाहिए ये, ठीक है, इसमें गलत है थोड़ा सा, प्रिंटिंग में मतलब टाइपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट होगा, ठीक है, नॉट करेक्ट, क्योंकि ये भी सही है, ठीक है। ये लिमिटेशंस है टेरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज, दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी के बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नॉट करेक्ट में ये एक नॉट करेक्ट है, बाकी सब सही है। दे आर जस्टिसेबल नहीं, दे आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अच्छा से देखते हैं अगर मिल जाता है तो। अच्छा, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। अब तुमको मैंने क्या पढ़ा है अलग से, गांधीयन क्या है और वो है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि क्या गांधीयन के अंदर आएगा, बता दो तुरंत। सिंपल, पंचायत वाला आ जाएगा, पंचायत वाला हो गया, इंटॉक्सिकेंट वाला हो गया, एनिमल हस्बेंड्री वाला हो गया, SC ST वाला हो गया, सब गांधीयन के अंडर आएंगे।
राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वाला, लाइवलीहुड, लोगों को लाइवलीहुड देना है। सोशलिस्टिक, सभी सिटीजन्स को एडिक्वेट मीन्स सोशलिस्टिक। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट, सोशलिस्टिक। लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्या आएगा? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करवाना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, जिसका ना गांधी से लेना देना है और ना जिसका लेना देना समाजवाद से है, तो वो लिबरल इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा। खत्म। 44 क्या यूसीसी है आपका, ठीक है, सब खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। आप जो बाकी हैं वो खुद से कर लेंगे, ठीक है। 2-3 ही बचे आई थिंक, है ना। ये क्या है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन, रुको 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 रुको, ये कोई पूछ रहा था कल, रुको 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 रुको, क्या होगा, कहाँ गया वो क्वेश्चन? कल कोई पूछ भी रहा था इस क्वेश्चन को। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकना। द ओरिजिन ऑफ डीपीएसपी कैन बी ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राज्य की नीति, कल कोई पूछ रहा था ना, जो मैंने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे वो लिया था, है ना, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जो कल सेशन लिया था, उसमें किसी ने पूछा था ये, सर ये क्वेश्चन किया था कहाँ से करेंगे, ये सीजीएल 2023 से क्वेश्चन है। तो एक तरह से डीपीएसपी का ओरिजिन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए। पूना पैक्ट हमने पढ़ा था, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, बताओ? पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। कब? 1932 में। कहाँ पे? यरवदा जेल, पूना में हुआ था। क्लियर? और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में, जहां गांधी जी ने इरविन के सामने कुछ डिमांड रखी थी, इरविन ने गांधी जी के समक्ष कुछ डिमांड रखी थी, और गांधी जी ने जो डिमांड रखी थी काफ़ी सारी मान ली थी, लेकिन भगत सिंह वाली की उनकी फांसी टाली जाए वो नहीं मानी थी इरविन ने। खैर, वो हम हिस्ट्री में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, दी ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने एक तरह से कांग्रेस को लीड किया था, ठीक है। तो दूसरी एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी या फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। आंसर इसका कराची रेजोल्यूशन होगा। कराची रेजोल्यूशन कैसे भैया? इसका आंसर कराची रेजोल्यूशन 1931 में कराची में सेशन हुआ था, याद आ रहा है आपको? लाहौर में सेशन हुआ था 1929 में। बोला सीडीएम लॉन्च करेंगे, बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे, बोले पूर्ण स्वराज गोल हमारा, बोले कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। राउंड टेबल जब ये हुआ, क्या सीडीएम लॉन्च हो गया 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, देखा था। उसके बाद फिर इरविन ने बोला भाई देखो यार इधर आओ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए कराची का रेजोल्यूशन, कराची सेशन हुआ 1931 में, जिसको किसने प्रिसाइड किया कमेंट में आप बताएंगे। दूसरा, यहाँ पे द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीइटरेटेड, यानी कि सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया फॉर द मासेस। मतलब क्या है इसका? तीसरा, यहाँ पे तुम्हें याद आना चाहिए, मैंने बताया था 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुए थे, द वन रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड द अदर ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। अभी तो बताए हैं कि डीपीएसपी एक तरह के राइट्स ही हैं बट नॉन जस्टिसिएबल हैं, तो इनका ओरिजिन यहां से होता है कराची रेजोल्यूशन से। क्लियर है? ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, एक जैसे कमेंट्री में आप ये भी ऐड कर सकते हो, एलएम सिंघवी ने इनको बोला था, एलएम सिंघवी जी ने इनको बोला था, जो डीपीएसपी है, कमेंट्री में ऐड करेंगे, लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जीवन देने वाले प्रोविजंस है, हमारे एलएम सिंघवी जी ने बोला था। क्लियर है? चलो, तो और कोई क्वेश्चन? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के 49 फोर्ट 69 नहीं होगा, ठीक है। 30 कौन सा देखते हैं अभी, 33 चलो कर ही लेते हैं यार इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, देखो पूछा गया ना, सीजीएल 2023 पूछा गया ना, अभी हम लोगों ने देखे थे 42nd अमेंडमेंट से, तुमसे कुछ भी पूछ ले, तुम्हें पता है गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करवाना था। ठीक है। तो 43A क्या था? एनवायरमेंट, 43A क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज था। 48A क्या था? ये था एनवायरमेंट था कि नहीं? 39 क्या था? 39 था जो उसमें हमने देखा था चिल्ड्रन वाला, और ये 39A क्या था? फ्री लीगल एड टू द पुअर वाला था। यही तो हमने देखे थे किस अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। 86 थे आर्टिकल 45, 44 से अमेंडमेंट नंबर 44 से आर्टिकल 38, 97th अमेंडमेंट से 43B को जोड़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कोई बचा है? चलो इनको भी कर लेते हैं। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज पंचायत, खत्म। पंचायत सीधे देखा 40 मारा। अंडर विच CISF HCM SI स्टेनो कांस्टेबल, अरे भैया सब में पूछा गया। तो अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39 खत्म। कहाँ है 39D? देखो स्पेसिफिक करके भी पूछ लिया उसने। कैसे? LDC गोज टू PHCP से पे फॉर वर्क, ठीक है। 39D 44 UC से खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा सेशन होता है ख़त्म। सभी भाई बहनों को धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने प्रांगण में उपस्थित हो जाएं और प्रसाद के लिए लाइन लगा लें।
ठीक है, सभी बारी बारी से करके आते जाएंगे और जिसकी जो श्रद्धा बन पड़ेगी वो देता जाएगा, ठीक है। तो फिर अनाउंसमेंट होता है ना, मतलब बड़े सब प्लान्ड तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। फिर अनाउंसमेंट होगा, छुन्नू लाल हमारे मोहल्ला मोहल्ले का नाम बताया जाएगा, इन्होंने दिया है 101 रुपये